नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी और वक्त है चर्चा का। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर सियासत तेज है। निकाय चुनाव में आरक्षण की स्थिति साफ होने के बाद टिकट को लेकर दावेदारों की संख्या भी बढ़ गई है। एक सीट पर कई दावेदार हैं, किसको टिकट मिलेगा किसे नहीं। लेकिन इससे पहले पार्टियां दावेदारों को मनाने में जुटी हैं, क्योंकि निकाय चुनाव जमीनी स्तर का चुनाव है जो काफी हद तक आने वाले चुनाव को लेकर किसी भी पार्टी की जमीनी हकीकत को बयां करता है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की स्थिति साफ हो चुकी है। आरक्षण तय होने के बाद दावेदारी भी की जा रही है। बीजेपी के अंदर भी भारी संख्या में दावेदार आ रहे हैं, जिसको लेकर संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा, दावेदारों की संख्या तो पार्टी में काफी है, क्योंकि सभी पार्टी संगठन के लिए काम करते हैं, धरातल पर उतरकर लोगों के बीच जाकर काम करते हैं, इसलिए दावेदारी भी की जा रही है। लेकिन आखिर में जिसको टिकट दिया जाएगा सब मिलजुल कर काम करेंगे, क्योंकि संगठन के लिए काम करते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं। तो अभी सभी दावेदार हैं, लेकिन अंत तो गत्वा पार्टी जिसको टिकट देती है सभी मिलकर उसके लिए उसके साथ खड़े होते हैं और उसके लिए एक तरफा जनता के बीच में जाते हैं और उसको जीत दिलाते हैं। वहीं राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जनता के बीच कोई अच्छी पकड़ नहीं है। देखिए, कांग्रेस का तो कहीं भी दूर दूर तक अगर मैं कहूँ कि उनके पास कार्यकर्ता भी हैं कि नहीं है, अगर उनकी कोई ऐसी मुझे कुछ लगता नहीं है कि जनता के बीच में कोई पकड़ होगी। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है हमारी हमारी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है और सेवा भाव से रहता है, और हमको जो जिम्मेदारी मिलती है उसमें हम काम करते हैं, और जिसको भी ये जिम्मेदारी मिलेगी वो काम करेगा। उत्तराखंड निकाय चुनाव की आरक्षण लिस्ट पर अगर नजर डालें तो नगर निगम की कुल सीटों में 4 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इसमें हरिद्वार नगर में ओबीसी महिला, नगर निगम रुड़की पिथौरागढ़ और नगर निगम अल्मोड़ा सीट भी शामिल है, जिसमें महिला यानी कि सामान्य के लिए आरक्षित की गई है। आरक्षण लिस्ट से पहले उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर कमर कस चुका है। आयोग ने नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा भी तय कर दी। निकाय चुनाव जमीनी स्तर का चुनाव है जो बहुत हद तक किसी भी पार्टी की जमीनी हकीकत को बयां करता है। अब तक हुए उपचुनाव में कुछ सीटों पर कांग्रेस स्ट्रांग नजर आई तो कुछ सीटों पर बीजेपी ने मजबूत पकड़ बनाई है। हालांकि निकाय चुनाव में जो नाराजगी चल रही है वो पार्टियों के लिए थोड़ा परेशानी जरूर क्रिएट कर सकती है। बहरहाल ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पुरुष भाई दावेदारी करते हैं तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सभी को अधिकार है। और जब किसी को टिकट मिल जाता है तो पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का ये भी कर्तव्य बनता है कि वो उसे जिताने का काम करे, क्योंकि सीटें तो लिमिट है। टिकट एक ही को मिल रहा है। दावेदार बहुत हो सकते हैं लेकिन कैंडिडेट तो एक ही होगा। तो मुझे लगता है कि संगठन जब किसी को डिसाइड करता है या शीर्ष नेतृत्व ये डिसाइड करता है कि टिकट किसे मिलना चाहिए, और जब टिकट मिल जाता है तो हम सबको मिलकर के हमारा कर्तव्य है कि हम उसे जिताने का काम करें, उसको स्थापित करने का काम करें, क्योंकि संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन की सभी को मान्य होती है। तो मुझे लगता है कि कोई हमारे लिए चैलेंज नहीं है, किसी प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, बल्कि हम खुश है कि आज हमारे पास इतने कार्यकर्ता है, इतने हमारे पास नेता है, इतने दावेदार है। इसका मतलब पार्टी जो है एक और जो एक जन कल्याण की ओर बढ़ती जा रही है। ये पार्टी का कद है कि पार्टी के साथ, राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ने के लिए जब लोग आते हैं और अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो पार्टी का विशाल स्वरूप दिखाई देता है। जी बिल्कुल। कमलेश जी, आपकी बात हमने सुनी। सुनीता जी, आपने भी कमलेश जी को सुना, और इस दौरान कमलेश जी कहते हुए नजर आए कि संगठन पूरी तरह से तैयार और कोई चैलेंज नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं निकाय चुनाव को लेकर? क्योंकि अगर उपचुनाव की हम बात करें तो उपचुनाव में जहां पर 2 सीटें आपकी पार्टी जीतती हुई नजर आई, वहीं एक सीट जिस पर हाल ही में चुनाव हुए वो बीजेपी के पाले में गई। किस तरह की इससे तैयारी है आपकी निकाय चुनाव को लेकर? देखिए अमन जी, यहाँ पे तो बड़े आदर के साथ आपको कहना चाहूंगी कि मैं कांग्रेस की एक बहुत सच्ची सिपाही हूँ। 50 साल से मैं कांग्रेस में हूँ, और मुझे प्लीज दल बदलुओं के साथ बैठाने का आप कभी आगे से मेरा निवेदन होगा, आप मुझे ना बैठाएं, क्योंकि मुझे बहुत, या तो मैं यहाँ से उठ के चली जाऊं या तो मैं यहाँ से उठ के चली जाऊं सर। इसीलिए आगे निवेदन है मेरा कि आगे आज मैं डिबेट पूरी करूंगी। बिल्कुल, डिबेट पूरी होनी चाहिए।
हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं आपका चैनल का सम्मान करते हुए मैं बात करना चाहूंगी कि देखिए, इतने मुश्किल से जो है भाजपा सरकार ने ये सूची निकालने का काम किया। ये पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं है जिनको आपने हमारे साथ बिठा दिया, इसलिए इनसे कहिएगा कि अपनी वाणी मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। और माफी मांगे इस चीज के लिए अगर इन्होंने ऐसा कहा है। आपसे मैं कहना चाहूंगी, अमन जी मैं आप उनसे चुप कराइए, आप इनसे डिबेट करवा लीजिए आप प्लीज। कमलेश जी और सुनीता जी, आप दोनों से ही मेरा निवेदन है कि चर्चा को एक चर्चा की तरह आगे चलने देते हैं और मुद्दे पर बात करते हैं। जो निकाय चुनाव को लेकर मुद्दा है जिस पर यह चर्चा रखी गई है उस पर चर्चा करते हैं। कमलेश जी, जो चर्चा का विषय है उस पर चर्चा करनी चाहिए। सुनीता जी, आपसे भी निवेदन है कि जो हमारा मुद्दा है उस पर ही हम बात करते हैं। निकाय चुनाव पर आते मुझसे पूछिए आप, मैं तो बोलना चाहती हूँ, चुप कराइए। देखिए आप दल बदलू हैं, आप चापलूस हैं, आप जो है आप अधिक डॉक्टर हैं, आप चमचागिरी कर करके यहाँ तक पहुंची हैं, आप चमचागिरी कर करके यहाँ तक पहुंची हैं। आपकी योग्यता क्या है, आपकी सुनीता जी, आपसे मेरा निवेदन है कि व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ पर ना की जाए, व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ पर ना की जाए। जो हमारा चर्चा का विषय है निकाय चुनाव, चर्चा पर रहते हैं, जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं, व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी ना करिए। ये कहा कि मुझे नहीं पता, ये मेरे ऊपर आदेश नहीं चला सकती है। सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, इनको आप चुप कराइए। कमलेश जी, चर्चा को एक फ्लो के साथ आगे चलने देते हैं। चर्चा का एक जो तरीका है उसे चर्चा की तरह ही लेते हैं और जो टॉपिक है उस विषय पर ही चर्चा करते हैं। क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि है इनकी, बताएंगे आप क्या? आप चुप रहिए, आप मेरे को बात करने दीजिए। आप मुझे बात नहीं, आप दल बदलू हैं, आप दल बदलू हैं, इसे आप नकार नहीं कर सकती हैं। सुनीता जी व्यक्तिगत हमले ना करें, सुनीता जी व्यक्तिगत हमले ना करें। और सिर्फ लोगों की सीढ़ी बना कर यहाँ तक पहुंची है। एक सार्थक चर्चा करने के लिए ये डिबेट, सुनीता जी, इसलिए जो है आप कमलेश जी आपसे भी निवेदन है। और सुनीता जी मेरी भी बात सुनिए आप। एक सार्थक चर्चा करने के लिए ये डिबेट, आप इनको म्यूट करवाइए तो मैं अपनी बात रखूंगी। अमन जी, एक सार्थक चर्चा करने के लिए ये डिबेट रखवाई गई है। बिल्कुल आप दोनों अपने अपने वक्त पर बोलिएगा। सुनीता जी, आपको मैंने वक्त दिया। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की किस तरह से तैयारियां हैं और हाल ही में हमने उपचुनाव देखे, उसके नतीजे भी सामने आए, किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए अमन जी, हमारी तैयारी पूरी है। हम जो है लगातार 15 साल से लगातार आप देख रहे हैं कि देहरादून नगर निगम की सीट बात करना चाहूंगी मैं कि इसको सामान्य करके हमेशा पुरुष को टिकट दे दिया जाता है, जबकि रोटेशन आप देखिए, क्या नगर निगम देहरादून उत्तर प्रदेश का जो अधिनियम बनाया गया है 1959 का, क्या उसके दायरे में नहीं आता है? क्यों रोटेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई देहरादून में? लगातार 3 बार से पुरुष को टिकट दिया जा रहा है, जबकि रोटेशन के हिसाब से ये अनुसूचित जाति की महिला को ये सीट अभी रिजर्व होनी चाहिए थी। लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ मनमानी और पूर्ण बहुमत का जो दुरुपयोग कर रही है, जो निंदनीय है, क्योंकि नगर निगम देहरादून में इस समय महिला ही होना ही चाहिए था। आप देखिए ऋषिकेश में आप अनुसूचित जाति के कर देते, जहां पहले भी महिला का था। इसलिए भाजपा सरकार रोटेशन का कहीं भी कोई नियम कानून को ताक पे रख करके अपनी मनमानी सूची उन्होंने लोगों के ऊपर थोप दी गई है, जिसको जनता अच्छे से सबक सिखाएगी। स्मार्ट सिटी लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ है स्मार्ट सिटी? आप बताइए। देहरादून का सारा बजट स्मार्ट सिटी का खत्म हो गया है और स्मार्ट सिटी ढूंढे नहीं मिल रही है। जनता पूछेगी। ट्रैफिक का हाल आप देखिए कितना बुरा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। सिर्फ लोगों को मिल क्या रहा है? सिर्फ समस्या के अलावा कुछ भी है भाजपा सरकार ने नहीं दिया है। नहीं तो आप बताइए कि क्यों आज तक प्रशासक क्यों चला रहे थे इसको? आपने क्यों नहीं समय पे चुनाव कराए? अब बहुत मुश्किल से क्यों इन्हें केदारनाथ की जो इनको जो एक डोज मिली है उसके पर ये सोच रहे हैं कि शायद चुप रहिए, नहीं तो आप इनसे बुला लीजिए आप प्लीज। अमन जी, इनको सिखाइए। सुनीता जी, कमलेश जी आपसे निवेदन है आप अपने वक्त पर बोलिएगा, आपको भी पूरा वक्त दिया जाएगा। लेकिन सुनीता जी, यहाँ पर आप क्या यहाँ पर ये कहना चाहती हैं कि जो आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई उससे कांग्रेस पार्टी नाखुश है कहीं ना कहीं?
देखिए नाखुश तो है कि हम नगर निगम चाह रहे थे कि हम महिला और अनुसूचित जाति को नहीं चाहिए, जो रोटेशन जो नियम कहता है वो बिल्कुल भी नहीं अपनाया गया है। इसलिए जो है अब हमारी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अपनी ताकत के साथ में और अपने जन ये कह रही थी कि इनके पास कार्यकर्ता है भी कि नहीं है, तो इनको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता, हमारे दावेदार भी आप देखिए पूछिए, दावेदार इतनी महिला दावेदार है, पुरुष दावेदार है, और हम बड़े ही मजबूती के साथ जो है नगर निगम चुनाव पे जाने वाले हैं, और आप उसका परिणाम भी देखेंगे, क्योंकि जनता इनके ये 10 साल के कार्यकाल से बहुत नाराज है। आपसे मैं कहना चाहूंगी अमन जी कि आप देखिएगा कि जब ये सरकार बनी थी तो पहले तो थोड़ी सरकार नहीं थी, लेकिन जब निर्वाचित सरकार आई तो यहाँ की जनता की, उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस की सरकार को चुना और नरेंद्र तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप बताइए कि जब पहली सरकार उत्तराखंड के लोगों ने चुनी है, अभी तो सिर्फ जिसकी लाठी उसी की भैंस, और बस आप जैसे कि एक वॉशिंग मशीन देखिए, आज कांग्रेस के जो है नेता वहां जाते हैं और उसके बाद में वहीं पे धुल करके स्वच्छ हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो जो जो पार्टी उनको बना करके नेता बनाती है उसी को कोसने के लिए बैठ जाते हैं, जो अपने आप में बहुत निंदनीय है अमन जी। लेकिन जैसा कि नगर निगम का इस समय है, तो हमारे जो है अभी बहुत जल्दी जो है आप देखेंगे कि हमारे कांग्रेस पार्टी अपने सभी प्रत्याशियों की लिस्ट सामने देगी, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से 10 साल से हमारे पार्षद, हमारी मेयर प्रत्याशी लगातार जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं, हमें जनता का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जनता से मैं पूछना चाहूंगी कि नगर निगम देहरादून की हालत दुर्दशा कितनी बुरी है, और क्यों भाजपा सरकार को, प्रशासकों को बिठाना पड़ा आपके सर के ऊपर, और आज बड़ी मुश्किल से यह मैं स्वागत करती हूँ कि चलिए बहुत बहुत आगे तक जाने वाले चुनाव ये जल्दी से सूची आई है, क्योंकि बहुत प्रत्याशी इंतजार करते हैं और क्षेत्र में लगे रहते हैं। उनके लिए अच्छी बात है कि जल्द से जल्द हो जाए और लोगों को एक नई कार्यकारिणी मिले, और नगर निगम पे जो है एक अच्छी सरकार वहां पे आनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि इस बार जनता का आशीर्वाद हम लोगों को अवश्य मिलेगा अमन जी। बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि आप दोनों ही महिला प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और महिलाओं की भागीदारी इस बीच ज्यादा देखी भी गई है। और आरक्षण की बात की जाए तो महिलाओं को एक आरक्षण प्रक्रिया में तरजीह दी गई है। तो कमलेश जी, आपसे यहां पर सवाल लेना चाहूंगा। सुनीता जी को आपने सुना और इस दौरान ये कहते हुए भी नजर आई कि जो आरक्षण प्रक्रिया है उससे कांग्रेस पार्टी नाखुश है, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आपकी संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट एक निशाना साधते हुए नजर आए कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई जमीन नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास जमीनी कार्यकर्ता नहीं है। आपका जवाब चाहूंगा। देखिए अमन जी, जो हमारे आरक्षण की स्थिति होती है, जो 2011 की जो जनगणना थी उसके आधार पर आरक्षण दिया गया, और बकायदा जो हमारी ओबीसी को आरक्षण देना, और यहाँ पर महिलाओं को देखा गया, महिलाओं को भी बराबर 33% का आरक्षण देने का काम किया, ओबीसी महिलाओं को भी देने का काम किया, एससी महिलाओं को भी देने का काम किया गया। तो अगर कांग्रेस के आरोप लगाने का काम करती है कि हमने आरक्षण को गलत तरीके से पेश किया, तो क्या हम कांग्रेस से पूछ करके आरक्षण लगाएंगे, या जो नियम अनुसार है उसके अनुसार हम आरक्षण देने का काम करेंगे? हमने यहाँ महिलाओं को नगर निगम में 18% जो महिलाओं को आगे रखने का काम किया, हमने नगर पालिकाओं में 28% देने का काम किया, हमने जो नगर पंचायत है वहां पर 34% .8 देने का काम किया। तो ऐसे कैसे कांग्रेस दोहरा चरित्र दिखाकर के ये कह सकती है कि हमने आरक्षण की स्थिति को गलत किया? 2003 में जब आरक्षण दिया गया, उस समय की जो हमारी जनगणना थी, उस समय की जो हमारी पॉपुलेशन थी, उसके आधार पे नगर निगम में प्रथम मेयर महिला देने का काम हुआ, और ये सरकार ने दिया। क्या ये सरकार अपने आप अपने तरीके से आरक्षण पेश कर सकती है या दे सकती है, या जो हमारा रोस्टर है या जो प्रदेश की हमारी गतिविधियां है जो हमारे दायरे में आएगा उसके अनुसार देगी? लेकिन कांग्रेस खिंचानी बिल्ली खंबा नोचने वाली जो स्थिति अपनी कर रही है, और जो कहीं से उनकी तैयारी नहीं है। अभी हमारी बहन कह रही थी कि यहाँ पर ऐसी महिला होनी चाहिए थी, ये थी उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वो इससे हताश हुई, इसलिए निराश हुई कि अब महिला ऐसी वाकई होनी चाहिए। हम इस चीज से निकाल नहीं कर रहे, महिला सीट होनी चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल सुनीता जी, आपको वक्त दिया जाएगा। आरक्षण देने का अपना एक रोस्टर तैयार किया, वहां पर महिलाओं को रखा गया। हमें ओबीसी का आरक्षण देना था, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, वो आरक्षण वहां दिया गया। ऐसी महिलाओं को आरक्षण दिया गया।
जनरल हमने जो हमारी महिलाएं हैं उनको आरक्षण देने का काम किया गया। 33% हमारी महिलाएं जो नगर निगम नगर पालिकाओं में अपनी प्रतिनिधित्व निभाने का काम करती है, वहां उनको दिया गया। तो गलत कहाँ हुआ यहाँ? 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब उन्होंने रोस्टर के हिसाब से करा, तो महिला सीट क्या उन्होंने वहां पर जनगणना के आधार पर दिया या अपनी मर्जी से उन्होंने खाली आरक्षण देने का काम किया? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पढ़ लिख करके देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। और संविधान हमारा ये कहता है, संविधान में लिखा है कि उससे अलग आप जा ही नहीं सकते, और संविधान कहता है कि संविधान के अनुसार। अरे भाई ये संविधान बिल्कुल बिल्कुल जवाब ले लेते हैं कमलेश जी। मैं अधिवक्ता, मुझे संविधान ना समझाइए, संविधान पढ़ने की जरूरत इनको है। दूसरी बात है, मुन्ना सिंह चौहान जी ने खुद इनके कार्य इनकी सूची के ऊपर उंगली उठाई है। ये देखे भी जाकर के कि मुन्ना सिंह चौहान इनके विधायक हैं, वो इनकी सूची के ऊपर इनके सुन के आप अपना देखिए, आप पूछे जा करके, आप देखिए, जाइए जाके पता कीजिए। आप जो है पहले कुछ पढ़ लीजिए, जब बैठ के यहाँ पे आइए। यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा, हंसने से भी कुछ नहीं होगा। आप बैठी हुई मेरा से पहले रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को आपके साथ बैठने में ही बात हुई है कि आप कम से कम ढंग के प्रवक्ता को निशान बिठाइए। कम से कम बैठी हुई है, इसलिए जो है ना, आप अमन जी को चुप कराइए प्लीज, अमन जी को चुप कराइए। कमलेश जी ये सिर्फ जो है, कमलेश जी जवाब ले लेते हैं, फिर आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा। बिल्कुल सुनीता जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मुन्ना सिंह चौहान इनके विधायक हैं जी, उन्होंने भी जो है इनकी सूची के ऊपर उंगलियां उठाई है। उन्होंने कहा है कि यहाँ गलती हुई है और वो पार्टी से बात करेंगे। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनके विधायक जिनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, तो ये कांग्रेस के ऊपर कैसे खिसियाई बिल्ली हो सकती है, आप मुझे बताइए। दूसरा मैंने एक बात बोली है कि मुझे दर्द इस बात का कि मैं अनुसूचित जाति की हूँ। इनसे मैं पूछना चाहूंगी, पेपर पढ़ती भी है, मैं वो योग्य कैंडिडेट हूँ कि मेरा जर्नल में नाम आता है। आज भी दैनिक जागरण में सामान्य व्यक्ति के साथ मेरा नाम आया हुआ है। मैं आरक्षण लेती भी नहीं हूँ सर, अमन जी, मैं आरक्षण लेती भी नहीं हूँ, और ना ही मैं आरक्षण से आज तक मैंने कोई फायदा लिया है। मैं सामान्य जाति से मेरा नाम है, और इसीलिए दर्द है कि वहां से भागी है, क्योंकि कांग्रेस इनकी जान गई इनको कि कुछ नहीं है इनके पास में, ना योग्यता है, ना पढ़ाई है, ना लिखाई है, शून्य है, सिर्फ चमचागिरी के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है, इसलिए यहाँ से भागे हैं। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुड़ैल भी साफ घर छोड़ करके वार करती है। ये कितनी बेशरम है, कितनी बेशरम है। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करिए जो इसमें कर रही है सर। मैं तो आपसे निवेदन किया था, मैं तो डिबेट को बढ़ाना चाहती नहीं थी। सुनीता जी, जब से बैठी है तब से मेरे ऊपर ही उंगलियां उठ रही है। सुनीता जी व्यक्तिगत टिप्पणी ना करिए, और अंतिम पड़ाव में है ये चर्चा, अंतिम पड़ाव में ये चर्चा। हम लोगों के फाइनल कमेंट्स ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को अंत की ओर ले जाएंगे। आपके फाइनल कमेंट ले लेते हैं। कमलेश जी आपसे ही सवाल करते हुए नजर आए कि आपके ही जो पार्टी के नेता हैं वो बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ नाराजगी चल रही है, तो ऐसे में नाराजगी के साथ आप कैसे डील करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आरक्षण को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है, आपको जल्द ही अपने उम्मीदवार डिक्लेयर करने होंगे, तो ऐसे में इस नाराजगी से कैसे पार पाएगी बीजेपी? नहीं, देखिए इसमें उनकी नाराजगी नहीं है। उन्होंने अपनी एक व्यथा रखी है, पार्टी के सामने रखी है, और पार्टी, क्योंकि अभी हमारा जो आरक्षण जारी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गुंजाइश होती है, ठीक करने की गुंजाइश होती है, कहीं पर कोई त्रुटियां होती है उनको ठीक करने की गुंजाइश होती है। तो ये मौका मिलता है, ये सभी को मौका मिलता है। तो ये हमारी जो मोहतरमा बैठी है ये भी चली जाए कोर्ट, इनको भी मौका मिल जाएगा। रही बात अभी जो ये कह रही थी व्यक्तिगत जो टिप्पणी ये कर रही है बार बार, मुझे लगता है कि ये सुनीता जी अंतिम पड़ाव में ये चर्चा एक फाइनल कमेंट के साथ इसे बनी है, और आपको जो है मेरे ऊपर उंगली उठा रही है, गरिमा होती है, मेरे पर कैसे उठा सकती है? मुझे लगता है तभी तो आप यहाँ से, आपको कांग्रेस से धक्का मार। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। सुनीता जी एक फाइनल कमेंट की किस तरीके से क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की
क्या जमीनी हकीकत जो उपचुनाव में नतीजे आए उसी जैसी दिखती हुई नजर आएगी, या कांग्रेस इस बार निकाय चुनावों में कुछ अपने प्रदर्शन को बेहतर करती हुई नजर आएगी? इस चुनावों में जो अभी तैयारी पूरी एक तरीके से हो चुकी है, आरक्षण को लेकर स्थिति साफ है, अब उम्मीदवारों का ऐलान होना है। देखिए अमन जी, हम तो बहुत समय से सूची का इंतजार कर रहे थे। हमारे ये सारे प्रत्याशी, चाहे वो पार्षद प्रत्याशी हो चाहे मेयर प्रत्याशी, लगातार 2 साल से जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और हमारी अच्छी खासी एक टीम है। जिसको भी पार्टी हमारे जो है टिकट देगी, हम बड़ी मजबूती के साथ में आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और मुझे उम्मीद है कि जनता भी ये 10 साल का कार्यकाल देखेगी और विपक्ष भी जो मुद्दों को उठा करके जनता के बीच में रही है और हमेशा जनता की बातें करती रही है, हमें पूरी उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। अब हम तो जल्दी से इंतजार कर रहे हैं कि हर पार्टी, चाहे बीजेपी हो, जो भी पार्टी है, अपने प्रत्याशियों को जल्द से जल्द घोषित करे ताकि लोगों को काम करने का, लोगों के बीच में बातें रखने का मौका मिल सके। तो इस समय जो है हम बिल्कुल आश्वस्त है कि इसमें नगर निगम में हमारी ही एक सरकार बनने वाली है, कांग्रेस सरकार बनने वाली है। और मैं जनता से निवेदन करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि वो जो वोट करे या सरकार चुन के लाए, वो बहुत सोच समझ के और अपनी समस्याओं को देखते हुए कि 10 साल में उन्हें किन किन समस्याओं को जूझे हैं, उन सबको देखते हुए फिर एक लहर में वो ना करे कि भाई अब केदारनाथ जीत गए हैं या बीजेपी जा रही है, वो नहीं, अपने क्षेत्र के मुद्दों को देखे कि हमारी स्मार्ट सिटी कहाँ है, उसको करते हुए जो है वो अपना वोट का मताधिकार करे। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी निवेदन करना चाहूंगी। सर, टिकट बंटवारे को लेकर हलचल बढ़ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश रमन जी, सुनीता प्रकाश जी, इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल के लिए इस चर्चा में सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।